नीट पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले पटना से बड़ी खबर है। नीट पेपर लीक मामले में पटना में सीबीआई ने 3 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया है। ये तीनों डॉक्टर्स पटना एम्स के हैं। डॉक्टर्स को पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ले गई है। पटना एम्स के ये तीनों डॉक्टर्स 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। सीबीआई ने इन तीनों डॉक्टर्स का कमरा भी सील किया। इनका लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। पटना से मेरे सहयोगी शशि भूषण इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि भूषण, किस तरीके से ये दोनों डॉक्टर संलिप्त हैं इस पूरे पेपर लीक में, क्या जानकारी मिल रही है? लैपटॉप के आधार पर फोन कॉल डिटेल्स क्या कुछ मिला है? देखिए, सीबीआई की टीम लगातार जांच कर रही है और अलग अलग जो नेटवर्क है पेपर लीक गिरोह का, उसमें किसकी क्या भूमिका रही, इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई जो है वो पटना एम्स तक पहुंची है और पटना एम्स के 3 मेडिकल स्टूडेंट जो 2021 बैच के स्टूडेंट हैं, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको डॉक्टर भी कहा जा सकता है, तो इन तीनों को हिरासत में लिया गया है। उनके जो कमरे हैं, जो एम्स प्रेमिसेस में उनके कमरे होते हैं, उनको सील किया गया है। उनका लैपटॉप, मोबाइल फोन और बाकी जो गैजेट्स हैं वो भी इस वक्त सीबीआई जो है वो जब्त करके आगे की पूछताछ कर रही है। और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल पाई है, उसके मुताबिक जो पेपर लीक कराया गया था, जिसका कनेक्शन हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से सामने आया था, सीबीआई ने अपनी जांच में जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था उसको खंगाला और उसी नेटवर्क के तहत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, एक पंकज, एक राजू। और इन दोनों का कनेक्शन जो है वो ओएसएस स्कूल से जुड़ा। ओएसएस स्कूल से पेपर पहुंचा संजीव मुखिया तक और संजीव मुखिया ने रॉकी को पेपर दिया था। रॉकी जो इस वक्त सीबीआई की हिरासत में है, रॉकी के बारे में जब रॉकी से पूछताछ की गई तो ये जानकारी सामने आई कि जो सॉल्वर्स हैं उसका जुगाड़ उसी ने किया था और जो सॉल्वर्स की भूमिका है उसी भूमिका को देखते हुए इन 3 मेडिकल स्टूडेंट्स जो डॉक्टर्स हैं पटना एम्स के, उनको इस वक्त सीबीआई ने हिरासत में लिया है। माना जा रहा है कि जो पेपर लीक कराया गया उसको सॉल्व करने में इनकी भूमिका हो सकती है। अब सीबीआई इसको आधिकारिक रूप से कैसे सामने लाती है या क्या कुछ कहती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो है वो सॉल्वर्स नेटवर्क तक जो सीबीआई की पहुंच है वो बन गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और कामयाबी भी है सीबीआई की जांच के लिहाज से। एक बार शशि भूषण ये चेन समझाएंगे, किस तरीके से ये सॉल्वर गैंग काम कर रहा था, कौन कौन इंटरमीडियरीज थे, कहां से इसका ओरिजिन था और कहां पर जाकर ये खत्म होता था? देखिए, अभी तक जो शुरुआती जांच है वो आर्थिक अपराध इकाई जो बिहार की ईओयू है उसने की थी और उसने 13 लोगों को पहले गिरफ्तार किया था। पहले ही दिन, जिस दिन जो नीट की पेपर थी, उसी दिन ये गिरफ्तारी हुई थी 5 मई को। लेकिन बाद में जब सीबीआई ने इसको टेक ओवर किया तो सीबीआई ने एक एक नेटवर्क को जोड़ा है। हालांकि जो ओएसएस स्कूल है उसकी भूमिका पर ईओयू ने भी पहले संदेह जाहिर किया था। जो पूरा नेटवर्क चेन है उसको अभी तक अगर हम समझ पाए, जो गिरफ्तारियां हुई हैं या जांच एजेंसी जो आगे बढ़ा रही है जांच को या ईओयू ने जो ब्रीफिंग की थी उसके आधार पे जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होता है पेपर को ले जाने का, सबसे पहले उसी में ब्लीच किया गया और वहां पे जो पंकज है और राजू है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। इन्होंने ट्रक से जिस गाड़ी से भेजा जा रहा था पेपर को, उसी से पेपर को उड़ाया और उसके बाद जो जानकारी सूत्रों के हवाले से है उसके मुताबिक हजारीबाग के ओएसएस स्कूल तक ये पेपर पहुंचाया गया और ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं एहसानुल हक, उनकी भूमिका पहले से ही सवालों के घेरे में है। माना यह जा रहा है कि एहसानुल हक से ये पेपर संजीव मुखिया तक पहुंचा, जो इस पूरे नेटवर्क का सरगना है, जो अभी भी फरार है, बिहार में है, देश के किस कोने में है या देश से बाहर नेपाल जा चुका है, इसको लेकर के अभी संदेह जताए जा रहे हैं। संजीव मुखिया के पास जब ये पेपर पहुंचा तो उसने इसको रॉकी के हवाले किया। रॉकी जो है उसकी भूमिका ये थी कि वो इसे क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद इसको सॉल्व करवाएगा एक्सपर्ट के जरिए, सॉल्वर्स के जरिए। जाहिर तौर पे ये मेडिकल के स्टूडेंट या डॉक्टर्स ही होंगे। तो उसके बाद ये पेपर सॉल्व कराया रॉकी ने सॉल्वर्स के जरिए और पेपर और आंसर दोनों बाद में चिंटू को हैंड ओवर किया गया। चिंटू ने इसका प्रिंट आउट निकलवाया और इसको पटना का खेमनी चक इलाका है जहां पर सेफ हाउस बना के रखा हुआ था अभ्यर्थियों को, जिनको सेटिंग में रखा गया था, उन अभ्यर्थियों को यहीं पर क्वेश्चन और आंसर रटवाए गए
तो ये पूरा नेटवर्क अब तक सीबीआई ने खंगाला है और ठीक है। इसी के तहत जो गिरफ्तारी हिरासत में लिया गया है 3 डॉक्टरों को। ठीक है, अब कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश सीबीआई की है और इसी को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। पटना में एक्शन ऐसे वक्त हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट में आज नीट को लेकर सुनवाई होनी है। 40 से ज्यादा अर्जियों पर सुनवाई होगी, जहां अभ्यर्थियों की तरफ से अर्जियों में परीक्षा रद्द करने, फिर से परीक्षा लेने और धांधली की जांच की मांग की गई है। वहीं एनटीए की तरफ से तमाम हाई कोर्ट्स में दाखिल अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि एनटीए की तरफ से ताजा हलफनामा दाखिल किया गया है। एनटीए ने अपने हलफनामे में पेपर लीक के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एनटीए ने कहा है कि पटना और सवाई माधोपुर में पेपर लीक का दावा सही नहीं है। एनटीए ने पेपर लीक के सबूत के तौर पर पेश किए गए टेलीग्राम वीडियो को एडिटेड बताया। एनटीए ने कहा कि पूरे मामले में कोई सिस्टमैटिक नाकामी नहीं है और एनटीए के मुताबिक सिलेबस को छोटा करने की वजह से सभी अभ्यर्थियों को ज्यादा नंबर आए हैं। अंकों में बढ़ोतरी में 25% योगदान सिलेबस में कमी का है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, आज जो सुनवाई होनी है उसमें जाहिर तौर पर जिस तरीके से एनटीए लगातार नकार रहा है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है, क्यों छात्रों के ज्यादा अंक आए हैं, ये भी उन्होंने सफाई दी है। तो ताजा हलफनामा जो है उसमें क्या कुछ कहा गया है? इसमें ताजा हलफनामा, सबसे पहले मैं ताजा जानकारी दूं कि आज ये मामला लगभग 11:30 बजे के बाद सुनवाई के लिए आएगा, क्योंकि 2 नए जजों का शपथ ग्रहण है और 11:15 बजे करीब बेंच बैठेगी। तो उसके बाद फिर 5वें नंबर पे मैटर है। जाहिर है कि वो 15-20 मिनट आ जाएगा सुनवाई के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीबीआई जो कार्य कर रही है और एनटीए जो जवाब दे रहा है, दोनों में बहुत विरोधाभास है। सीबीआई ये कह रही है कि वहां पर गड़बड़ हुई है और इसी वजह से इतनी छापेमारी, इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन एनटीए सिरे से इन सारी चीजों को खारिज कर रहा हो। उनके हलफनामे की सबसे बड़ी चीज ये है जिसमें उन्होंने कहा कि कोई सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है, परीक्षा की पवित्रता के साथ कोई समझौता नहीं हुआ, उस पर कोई असर नहीं हुआ है। छिटपुट घटनाएं हैं जिसकी जांच की जा रही है, बिना जांच की अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की निगाह में किस दिशा में जाता है, क्योंकि एनटीए अपने जवाब में लगातार यही कह रहा है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, पेपर लीक व्यापक नहीं है, छुटपुट है, जिसकी वजह से 24 लाख परीक्षार्थियों को फिर से परीक्षा के में झोंक देना, ये कहीं से भी बुद्धिमानी का काम नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि कोर्ट इनकी बुद्धिमानी पर, एनटीए की बुद्धिमानी पर कितना भरोसा करता है, या फिर कोर्ट इसके बाद कोर्ट अपने विवेक से क्या निर्णय लेता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच आपको दिखा देते कि मुख्य मांग क्या है। परीक्षा रद्द कर दी जाए, फिर से परीक्षा हो, धांधली की जांच हो। वहीं एनटीए की मांग है कि हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, वहीं इस पर सुनवाई हो। याचिकाकर्ताओं का क्या जवाब है? 2000 आधे अधूरे डेटा पर रिपोर्ट बनाई गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एनटीए का जो हलफनामा है उसमें कहा है कि आईआईटी मद्रास के कुछ पॉइंट शामिल किए गए हैं। अंकों का वितरण बिल्कुल सामान्य है। 100 छात्रों में 61 छात्रों को 720 अंक कैसे मिल गए, ये याचिकाकर्ताओं का जवाब है। 2022 में से 350 अभ्यर्थियों को 7 से ज्यादा अंक मिले थे। 600 से ज्यादा 720 अंकों के बीच 300% से 800% का इजाफा क्या सामान्य है? और 2023 से 2024 में टॉप 100 में रैंक 400% की वृद्धि का क्या मतलब है? आधे अधूरे डेटा पर रिपोर्ट बनाई गई है, ये याचिकाकर्ता का जवाब है। वहीं आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट्स के डेटा विश्लेषण में कोई कमी नहीं है, ये कहा गया है। अंकों का वितरण बिल्कुल सामान्य तरीके से किया गया है।